चलिए सभी का स्वागत है, वेलकम। भारत का भूगोल में हम भारत में उद्योग पढ़ाएंगे आज। उद्योग में भारत में उद्योग का प्रकार, ठीक है। उद्योग के प्रकार में आप देख लीजिए कि मेंस के एग्जाम में भी अगर पूछेगा भारत में उद्योग की समस्याएं, भारत में उद्योग की स्थिति, तो यही है, यही उद्योग है। इसी को पढ़ना, इसी को देना यह उद्योग की समस्याएं तो समानता सबका होता है। पूंजी की समस्या, कच्चे माल की समस्या, विपणन की समस्या, संसाधन की समस्या, ये तो कॉमन सेंस है। तो भारत में उद्योग का प्रकार में आधारभूत उद्योग आएंगे। आधारभूत उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक उद्योग में रासायनिक उर्वरक पढ़ेंगे और पेट्रा रासायनिक उद्योग पढ़ेंगे। प्लास्टिक जो बनता ही है पेट्रा रासायनिक। इंजीनियरिंग उद्योग में भारी इंजीनियरिंग उद्योग पढ़ेंगे, मशीनी उपकरण, भारी विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, रेल उद्योग, जलयान उद्योग, वायु निर्माण उद्योग, फिर औषधि निर्माण उद्योग, कांच उद्योग, ठीक है। उसके बाद चमड़ा उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में आता है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। उसके बाद वन आधारित उद्योग में देखो कागज उद्योग, बिया सलाई उद्योग, रेशम जो है, रेशम उद्योग वन आधारित है, ना कि कृषि आधारित उद्योग है। क्लियर है ना? पीटी में याद रखना है। ये तुम लोग रेशम कीट पालन उधर पढ़ा था। रेशम कीट पालन या रेशम उद्योग वो वन आधारित उद्योग है, ना कि कृषि आधारित उद्योग, ध्यान रखना। और लाह उद्योग, लाह देखे हो? हाँ, तो ये था आपका उद्योग के प्रकार। चलिए लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आधारभूत उद्योग में पहला है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, अंग्रेजों के समय में क्या क्या उद्योग का विकास हुआ। लौह इस्पात उद्योग में अंग्रेज के समय में हमारे कौन कौन भारतीय उद्योगपति पूंजीपतियों ने उस समय ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में उद्योग की स्थापना की, स्वदेश आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की। जो उसमें सबसे पहले 1874 ईस्वी में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो स्थापित हुआ था उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, ठीक है। ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में। 1907 ईस्वी में देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना, बड़े पहला पूछेगा तो लौह इस्पात कारखाना ही हो जाएगा कुल्टी वाला, लेकिन बड़े पैमाने पर पूछेगा नहीं बड़का, तब का क्या मारोगे? टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी। टिस्को कहाँ? स्थान साक्षी, जिसे आप अभी जमशेदपुर कहते हैं, उसी को साक्षी कहा जाता था, ठीक है। साक्षी स्थान पे जो बाद में साक्षी ही जमशेदपुर के नाम से विकसित हो गया, ठीक है। स्थापनाकर्ता कौन थे? जमशेदजी टाटा, नाम सुने होंगे टाटा का, ये किए थे। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना ही था। 1908 ईस्वी में लौह इस्पात केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ? लौह इस्पात केंद्र की स्थापना हीरापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 1918 ईस्वी में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यह स्थान बर्नपुर भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हुआ था। भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको कह सकते हैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को भारतीय लौह इस्पात कंपनी, हिंदी में लग रही चुड़ैल जैसा। हाँ, 1928 ईस्वी में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, स्थान भद्रावती। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ? स्थान भद्रावती। 1937 में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल कहाँ स्थापित हुआ? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। तो ये था स्वतंत्रता के पूर्व लौह इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता के पूर्व प्रमुख लौह इस्पात उद्योग ये है आपको 1 2 3 4 5 6। चलिए लिखिए। चलिए आगे हम देखते हैं अब लौह इस्पात उद्योग में स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत आजाद हुआ तो लौह इस्पात उद्योग का विकास कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुआ। आप ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे अभी अपना बोली कि सर दोनों जगह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड लिखे हैं। आप लोग पहले क्या पढ़ते थे? भिलाई किसके सहयोग से? सोवियत संघ।
दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन। और जो है ये राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी। किस पंचवर्षीय काल में? द्वितीय। बस हो गया, काम खत्म। अब उसी चीज को गहनता के साथ पढ़ना। देखिए, कंपनी का नाम है जो भिलाई में हुआ था उसका नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र, और दुर्गापुर और राउरकेला में जो कंपनी स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, दोनों का नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। क्लियर हो गया ना? हिंदुस्तान। अब यही देता आपको डिप्ट में पूछता तो पढ़ा हुआ भी आपसे क्या होता? कंफ्यूजन होता, नहीं बनता। तो अब चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ आज़ादी के बाद। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए प्रयास किया गया। ठीक है, याद करने का तरीका बताते हैं। प्रथम में कृषि, तो बाउसी नदी घाटी परियोजना आया, दामोदर, भाखड़, हीराकुंड। ठीक है, तो जब कृषि हो गया तो अगला काम क्या होगा? द्वितीय। दूसरा में उद्योग विकास करेगा, तो दूसरा हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग प्राथमिकता। पहला में कृषि तो दूसरा में उद्योग, और तीसरा में उद्योग प्लस कृषि दोनों। क्लियर हो गया? प्राथमिकता है। ये तीन को जरूर याद रखना। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरा में कृषि प्लस उद्योग, दोनों प्राथमिकता। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्या क्या बना? तो भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कब बना था? 1955 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, अभी रूस कहते हैं। 1990 के 91 के पूर्व रूस को हम लोग सोवियत संघ कहते थे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश था सोवियत संघ। 91 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, कई लोग अलग हो गए। कुछ दुनिया, तुर्कमेनिस्तान, अभी झगड़ा हुआ था यूक्रेन नाम सुने होंगे, सब बाहर हो गया। अब बचा रूस। तो जो जिसे आप अभी रूस के नाम से जानते हैं, वो 1991 तक क्या था? सोवियत संघ रूस कहा जाता था। क्लियर हो गया? तो भिलाई किसको सहयोग से? सोवियत संघ। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब स्थापित हुआ था? 56। लेकिन पंचवर्षीय योजना में पूछेगा क्या मारोगे? तीनों द्वितीय। और किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में, किसके? राउरकेला किस राज्य में है? उड़ीसा। किसके सहयोग से? जर्मनी। ठीक है, स्थापना 1959। देख लो, 56 से 61 के बीच में है ना, 55, 56 और 59। ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो कहाँ है? किस राज्य में? नहीं जानते थे? नहीं जानते थे? इधर से बोले तो मिला दी। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट उस समय तत्कालीन बिहार को भी आच्छादित किया गया विकास के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। अब झारखंड उस समय क्या था? तत्कालीन बिहार था। स्थापना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 1964 में बोकारो स्टील प्लांट। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस। चौथी पंचवर्षीय योजना में अलग अलग प्लांट बनाया गया। तो भारत सरकार सोचा कि और उद्योग का विकास, लौह इस्पात उद्योग का विकास कैसे होगा अन्य क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसके लिए सेल का गठन कर दिया, लौह इस्पात उद्योग विकास लिमिटेड। सेल का स्थापना कब हुआ? 1973 में। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्था। सेल का ही काम है। अब भारत में जितना लौह इस्पात उद्योग का विकास होगा, निर्माण होगा कहीं पे भी, उस समय से 73 से अब तक ये सारा काम किसका दायित्व है? सेल का, लौह इस्पात उद्योग विकास लिमिटेड। ये नवरत्न है या महारत्न हो गया? महारत्न हो गया। क्लियर है ना? सेल वर्तमान में लौह इस्पात उत्पादन का अवरोही क्रम में हम देखें तो पूरी दुनिया में पहला स्थान लौह इस्पात का किसका है? चीन। दूसरा जापान, तीसरा यूएसए, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का स्थान कितना है? चौथा। और स्पंज आयरन उत्पादन में भारत प्रथम है। स्पंज आयरन में प्रथम और लौह इस्पात उत्पादन में चौथा। प्रथम चीन। चलिए देखिए, अब आधारभूत उद्योग में एक एल्युमिनियम है, दूसरा सीमेंट है। लौह इस्पात उद्योग आपने पढ़ लिया। अब एल्युमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग में आते हैं। एल्युमिनियम उद्योग में भारत में प्रथम एल्युमिनियम का कारखाना कब हुआ स्थापित? 37 में। कहाँ पे? जेके नगर में। राज्य पश्चिम बंगाल में जेके नगर। भारत में
प्रथम एल्युमिनियम का कारखाना JK नगर, पश्चिम बंगाल, 1937 में। ठीक है। अगला मुड़ी एल्युमिनियम संयंत्र, मुड़ी बहुत फेमस है। मुड़ी स्थापना 1938 में हुआ था। राज्य उस समय बिहार था। 36 में बिहार अलग हुआ ना, उड़ीसा अलग हो गया ना 36 में। 11-12 में बिहार जो है पश्चिम बंगाल से अलग हुआ, 36 में उड़ीसा अलग हो गया और एक अलग नवगठित बिहार बना 36 में। तो 38 में है मुड़ी एल्युमिनियम संयंत्र बना था। उस समय बिहार था। वर्तमान में मुड़ी झारखंड में है। और यहाँ किस प्रकार का एल्युमिनियम का उत्पादन होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का। मुड़ी क्लियर हो गया। अब आ गया नालको, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र परिसर ही है नालको। इसका कार्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, स्थान भुवनेश्वर। ठीक है। सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र ही है नालको। ठीक है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 8वां है। अब आओ सीमेंट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग का सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ बना था? मद्रास में। कब? 1904 में। भारत में आधुनिक ढंग का सीमेंट बनाने का कारखाना मद्रास में। तो कहोगे कि सर पुराना सीमेंट कैसा होता था? सुर्खी चूना नाम सुने आपको? पहले सुर्खी चूना आता था। आधुनिक ढंग का सीमेंट जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये मद्रास से ही प्रारंभ हुआ। इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, पहले राजा उजा महाराजा जो बनाता था अपना ये मकबरा हो, इमारत हो, दुर्ग हो, सुर्खी चूना प्रयोग करता था। अभी भी चल जाओ दरभंगा में, तो दरभंगा महाराज का जो बना हुआ होगा ईटा जोड़ा हुआ सुर्खी चूना, या सुर्खी चूना और देखना उतना दूर नहीं तो कपिलेश्वर में दक्षिण साइड में जो घाट बनल होगा अभी भी ईटा देखना, वो सुर्खी चूना का प्रयोग है। क्लियर हो गया? सुर्खी चूना या देखना है और नज़दीक से सुर्खी चूना, तो ये ब्लॉक वाला जाके देख लो बिल्डिंग, दरभंगा महाराज का ही बना हुआ सुर्खी चूना का प्रयोग है। ठीक है। ये जो बिल्डिंग है पुराना ब्लॉक ही था। चलिए आगे। तो क्लियर हो गया सुर्खी चूना। और आधुनिक ढंग का सीमेंट मतलब अभी वाला। तो भारत में आधुनिक ढंग का सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में कहाँ पे? मद्रास में। इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1912-13 में कहाँ? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात। पोरबंदर किस लिए फेमस है? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था न, पोरबंदर में न। आगे 1936 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई 1936 में। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान, इधर भी 8वां उधर भी 8वां। बिहार में सीमेंट का कारखाना बंजारी, डालमिया नगर, कल्याणपुर। बंजारी कहाँ है? डालमिया नगर कहाँ? कल्याणपुर कहाँ है? ये आपका काम है। किसका काम है? खोज के कल बताएगा कहाँ है, किस जिला में। ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए अब रासायनिक उर्वरक उद्योग में हम लोग देखते हैं 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में। ठीक है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ? रानीपेट तमिलनाडु में। याद हो गया होगा। अगला 1951 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना। 1951 में क्या हुआ था? भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना। अब इसी के आधार पे भारतीय उर्वरक निगम के ही आधार पे भारत में जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कंपनी बनी, उसका आधार क्या था? भारतीय उर्वरक निगम। एक निगम बना दिया सरकार, इसका काम होगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक की कंपनियां का निर्माण करना, उत्पादन संयंत्र स्थापित करना। इसका काम भारतीय उर्वरक निगम 1951। अब भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 51 में हुआ। इसी के आधार पे कौन सा संयंत्र स्थापित हुआ? सिंदरी उर्वरक संयंत्र। सिंदरी उर्वरक संयंत्र। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। तो स्थापना हुआ था सिंदरी का 1951 में। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है। भारत का तो है ही, एशिया का भी है सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी। यह उर्वरक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए महान था। हमको पता था तुम लोग महान है, महान है, तुम लोग महान है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी होता है सबके लिए। तो सबके लिए मतलब बराबर सरकारी। ठीक है।
उत्पादन क्या होता है सिंदरी में, कैसा उर्वरक, अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है सिंदरी में। सार्वजनिक मतलब सरकारी, क्लियर है ना। चलो, यह उर्वरक क्षेत्र का में सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है, कारखाना है, जो पहला कारखाना था सार्वजनिक क्षेत्र का, मतलब सरकारी क्षेत्र का। यहाँ पर उत्पादन होता है अमोनियम सल्फेट का। भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है, भारत पूरी तरह आयाते पर निर्भर है। किस चीज़ का आयात पर निर्भर है, पोटाश उर्वरक पे। बाद में पोटाश उर्वरक बनता है, लेकिन निर्भर हम किससे हैं, आयात पे। अगर आयात ना करे भारत पोटाश उर्वरक का, तो किसानों को भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भारत पूरी तरह, पूछेगा किस उर्वरक पे भारत पूरी तरह निर्भर है, आयात पे, आयात मतलब मंगाना। तो क्या मानोगे, पोटाश उर्वरक। सबसे अधिक खपत होता है भारत में, किसान लोग सबसे अधिक किसका खपत करते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक का। किसका, नाइट्रोजन उर्वरक का। प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रति हेक्टेयर, पंजाब में। दूसरा, तीसरा, वो भी यहाँ पे उर्वरक खपत होता है, क्योंकि अधिक लोगों का उत्पादन। रासायनिक उर्वरक उत्पादन का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, रासायनिक उर्वरक उत्पादन का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, बहुत कंपनियां, लेकिन 3 को याद रखना है। FCI, FCI मतलब होता है खाद गोदाम, FCI मत समझ जाना। यहाँ FCI का मतलब हुआ फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के तहत सिंदरी में कारखाना है उर्वरक का। क्लियर हो गया। HFC, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार में कहाँ, बरौनी में, बेगूसराय। पायराइड्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, PPCL, ये कहाँ, बिहार में। अमझौर, अमझौर कहाँ है, बिहार में, खोज के जिला लिख लेना है, अमझौर, ये आपका काम है। तो चलिए, ये था आपका रासायनिक उर्वरक, लिखिए। चलिए हम लोग आते हैं इंजीनियरिंग उद्योग में। इंजीनियरिंग उद्योग में आप समझ लीजिए, तो लिखिएगा। पहले सबसे पहले भारी इंजीनियरिंग उद्योग, भारी इंजीनियरिंग HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, स्थान रांची। ठीक है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का मतलब होता है बड़ा बड़ा मशीन बनना किसी चीज़ का, ठीक है, उसको भारी इंजीनियरिंग बोलते हैं। चाहे ट्रक हो, बस हो, रेल हो, बड़े बड़े उपकरण बनना। ठीक है। आगे मशीनी उपकरण, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT जो पहले ट्रैक्टर आता था ना, HMT घड़ी आता था। देखें HMT घड़ी, नहीं देखिए, HMT घड़ी आता था, HMT ट्रैक्टर आता था। यही है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT का फुल फॉर्म हुआ हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी स्थापना 1953 में हुआ। केंद्र कहाँ था, बंगलोर में हुआ था। HMT घड़ी, देखो काजल घड़ी भी आता था। मेरे गांव में को शादी हो रहा था, तो सिंदूर दान के क्रम में सिंदूर नहीं दे रहा था, तो उससे पूछा काहे नहीं दो सिंदूर। लड़का पहले रुस्ता था, पता है कि नहीं, हाँ, रेडियो के लिए, घड़ी के लिए, तो वो नहीं दे रहा था। लोग समझाया, बोला हमरा जाजल घड़ी चाहिए। जाजल में काजल नहीं बोल के क्या बोला, जाजल घड़ी। ठीक है, काजल घड़ी भी आता था, तुम लोग को नहीं पता होगा। तो HMT भी घड़ी था। ट्रैक्टर गांव में पूछेगी तो पता चल जाएगा। भारी विद्युत मशीनरी, भेल का नाम सुने होंगे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका कार्य क्या है, विद्युत उपकरण का निर्माण करना, जैसे बल्ब, फिलामेंट, पंखा, तार वगैरह, जितना भी है विद्युत से संबंधित जो भी उपकरण है, डायनमो सब यही बनाता है। भेल कहाँ, जमशेदपुर, झारखंड में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेल का मतलब हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्थापना 1950 में बंगलोर में। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये विद्युत उपकरण सामान। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, कहाँ है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, आज भी बंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ वहीं पे। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको, बंगलोर को। रेल उद्योग में इंजन और डिब्बा, यहाँ समझना है। रेल इंजन में आओ, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। स्थापना 1950 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल इंजन कारखाना कौन है, स्वतंत्र भारत का, चितरंजन है।
चितरंजन में पहले वाष्प इंजन बनता था, अब विद्युत इंजन बनने लगा। वाष्प इंजन बड़का काला जैसे ऐसे एकदम छुप छुप करता था, देखा है कोई? नहीं देखा होगा, तुम लोगों को पता है, हम लोग देखे उसको। ठीक है, वर्तमान विद्युत इंजन टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, इधर तब तक मधुबनी तरफ रेल आया होगा, तब तक वो इंजन खत्म हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए नहीं देख पाए। तो हाँ, पटना में, दरभंगा में भी होगा, पटना में भी है, जैसे स्टेशन पे हम इन करेंगे। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स स्थापना 1952 में, स्थान कहाँ? जमशेदपुर। यहाँ पे भी प्रारंभ में वाष्प इंजन बनता था, वर्तमान में विद्युत इंजन। ठीक है, अगला डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थापना 1961 में, स्थान वाराणसी। क्या बनता है? डीजल इंजन का प्रारंभ से ही कौन कारखाना है? वाराणसी वाला डीजल इंजन का। बिहार में, अब स्पेशल बिहार में 17वीं शताब्दी में अंग्रेज के जब शासन था, उसी समय जमालपुर मुंगेर में पड़ता है, हम लोग के घर से 30 किलोमीटर दूरी पे है जमालपुर कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना जमालपुर मुंगेर में। 17वीं शताब्दी में ही मुंगेर जमालपुर कारखाना की स्थापना हुआ था। यहाँ भारत का प्रथम रेल इंजन कारखाना ये है। अगर ये तो स्वतंत्र भारत का है ना, ये भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही, जब औद्योगिक क्रांति चला यूरोप में, तबे से यहाँ पर स्थापित हुआ था जमालपुर मुंगेर में। मधेपुरा विद्युत रेल इंजन, मधेपुरा कहाँ है? कौन राज्य में? भौम बकाल दुनिया काल मगे यहाँ देख लीजिए, बिहार तो बोलो बिहार। मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन, मधेपुरा बिहार में। मढ़ौरा सारण में पड़ता है, यहाँ डीजल रेल इंजन। ये सब रेल मंत्री कौन थे उस समय? उसी समय हुआ था। रेल डिब्बा पंजाब में कपूरथला है। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री किसको कहते हैं? जिसमें सवारी चढ़ता है, इसको रेल कोच फैक्ट्री कहते हैं। ये कपूरथला। मोकामा में रेल वैगन है, ईस्ट इंडिया कंपनी समय में यह स्थापित हुआ था मोकामा रेल वैगन। रेल वैगन मतलब हुआ माल वाहक डब्बा जो बनता है, और चक्का और रस्सा उसका, वो सब मोकामा में। अब बंद पड़ा है, लेकिन रेल वैगन ही था पहला बिहार में। हरनौत रेल कोच मरम्मती कारखाना। रेल कोच मतलब सवारी डिब्बा वाला, मरम्मती उर्मती करने का हरनौत। हरनौत कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ? नालंदा जिला। ये पटना हुआ, मोकामा हुआ पटना, और हरनौत हुआ नालंदा में। क्लियर है? चलिए देखिए, अब चलिए इंजीनियरिंग उद्योग में ही 7वां है जल निर्माण, जलयान। जलयान निर्माण उद्योग, जैसे जहाज पोत जो बनता है जल वाला, उसको बोलते हैं जलयान निर्माण उद्योग। ठीक है, इसमें सबसे पहले सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी, निजी क्षेत्र का था, या निजी क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, स्थापना इसका 1941 में हुआ था। सिंधिया नाम का उद्योगपति ने बनाया था। अभी भी सिंधिया नाम सुने होंगे, ग्वालियर। ठीक है, स्थान विशाखापत्तनम में। भारत का प्रथम जलयान निर्माण कारखाना कौन है? सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी। यह कैसा कंपनी था? निजी क्षेत्र का था, सरकारी क्षेत्र का नहीं। सरकारी क्षेत्र का कौन बना? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, स्थापना 1952 में, स्थान विशाखापत्तनम में। प्रकृति क्या है? तो ये सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी को इसमें कर दिया, इसमें क्या कर दिया? विलय कर दिया। और वर्तमान में जलयान निर्माण हेतु भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी कौन है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का ही 5 वो ये शिपयार्ड है। ये पांचों किसके अंतर्गत काम करता है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये बॉस है, ये इसका बनाने वाला। ठीक है, ये पांचों शिपयार्ड किसके अंतर्गत काम कर रहा है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कुछ भारत में जल निर्माण या कुछ भी जहाज पोत का निर्माण करने वाली कंपनी कौन है? तो क्या मानिएगा? हिंदुस्तान शिपयार्ड
लिमिटेड। अब प्रमुख शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, स्थान विशाखापत्तनम। कार्य क्या करता है? ये मालवाहक पोत का निर्माण, यानी ये खुद एक संस्था है, खुद एक अपना काम भी करता है अपने नाम से। यानी मालवाहक पोत जो जहाज है पानी में, सिर्फ माल उसमें जाता है, सामग्री जाती है, वो बनाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापत्तनम में। गॉर्डन रीच लिमिटेड, ये कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में गॉर्डन रीच लिमिटेड। इसका कार्य क्या है? यात्री जलयान निर्माण, यात्री वाला जो जहाज है पानी वाला, वो निर्माण कौन करता है? गॉर्डन रीच लिमिटेड। मझगांव डाक लिमिटेड, मझगांव कहाँ पड़ता है? मुंबई में। कार्य इसका क्या है? भारतीय नौसेना के लिए जहाज जो बनाता है, भारतीय नौसैनिक जहाज का निर्माण कौन करता है? मझगांव डाक लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड, कोचिन कहाँ है? कोच्चि यानी केरल में। महत्व क्या है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन है? कोचिन शिपयार्ड। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड। आ गया गोवा शिपयार्ड, स्थान वास्को डी गामा। कार्य ओसैनिक क्षेत्र का जहाज का निर्माण करना। ओसैनिक क्षेत्र का जहाज का निर्माण कौन करता है? ओसैनिक मतलब जो सेना में उपयोग नहीं हो, सेना के छोड़कर अन्य कार्यों में उपयोग हो, उसको बोलते हैं वो सैनिक या नागरिक। गैर नागरिक मतलब सैनिक। देखो समझना, नागरिक, नागरिक बराबर मतलब होता है वो सैनिक, मतलब सिविल कार्ड, सिविल कार्ड इसका अर्थ होता है। सैनिक का मतलब होता है सैनिक बराबर गैर नागरिक प्रशासन, नागरिक प्रशासन। नागरिक प्रशासन का हो चाहे वो सैनिक क्षेत्र का हो, बात एक ही है। सैनिक प्रशासन का हो चाहे गैर नागरिक प्रशासन का हो, बात एक ही है। ठीक है। सेना वाला कार्य छोड़ के जितना भारत में कार्य हो रहा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नागरिक प्रशासन या वो सैनिक प्रशासन। क्लियर हो गया ना? इसका अर्थ ही हुआ। तो गोवा शिपयार्ड जो है वो स्थान कहाँ? वास्को डी गामा। और सैनिक क्षेत्र का जहाज का निर्माण मतलब सेना वाला जहाज को छोड़कर जितना जहाज बनता है उसको वो सैनिक कहते हैं। सिर्फ गोवा शिपयार्ड, वास्को डी गामा। लिखो वायु निर्माण उद्योग में आते हैं हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी स्थापना 1940 में हुआ था। भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ तो उसी समय हो गया था। ये निजी कंपनी था। ठीक है। स्थान बंगलौर। भारत में वायु निर्माण का प्रथम कंपनी कौन है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी 1940 में हुआ था, बंगलौर में, निजी क्षेत्र कंपनी था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई, सरकार। स्थापना 1964 में, स्थान बंगलौर में। वर्तमान में वायु निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी। वायु निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ हवाई जहाज बनता है? एरोप्लेन बंगलौर, कानपुर, हैदराबाद, और भी जगह बनता है। मुख्य रूप से ये आ गया। शीशा या कांच उद्योग। भारत में शीशा या कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ? फिरोजाबाद, सिकोहाबाद। कहाँ पड़ता है दोनों? हरियाणा की दिल्ली। हाँ, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद हरियाणा में होगा। हाँ, हरियाणा। बाकी आप देख लेंगे, हरियाणा ही होना चाहिए। अगर हो सकता है हम गलती बोल रहे हैं तो कृपया आप लोग ढूंढ के लिख लेंगे कि किस राज्य में है फिरोजाबाद, सिकोहाबाद। तो इसका मतलब जो जिस राज्य में ये दोनों है वहीं पर वह राज्य शीशा या कांच का उत्पादक राज्य होगा। क्लियर हो गया ना? रखिए, इसको खोज के लिखना है। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद कहाँ? एटलस में। ठीक है। बिहार में शीशा उद्योग का केंद्र पटना, कहलगांव, भागलपुर में। कहलगांव का कहाँ पड़ता है? NTPC भी है बिहार में, है ना? कभी खाए थे। चमड़ा उद्योग कानपुर। भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? कानपुर है। यहीं पे जूता, नाना प्रकार के जूता यहीं बनता है। नाना प्रकार का नाना नहीं, ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के। चेन्नई बंदरगाह चमड़े एवं उनसे निर्मित वस्तु का निर्यात। चेन्नई बंदरगाह एकमात्र भारत का प्रमुख बंदरगाह है जहाँ से चमड़ा या चमड़े द्वारा निर्मित जितने वस्तु उसका निर्यात होता है विदेश में। क्लियर हो गया ना? वो कौन बंदरगाह से? चेन्नई बंदरगाह से। पटना
बिहार में चमड़ा उद्योग का केंद्र कहाँ है? प्रमुख केंद्र पटना है। क्लियर है? चलो लिखो। चलिए अब हम लोग आते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में पहला है आपको कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। पहला सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग को समझे बढ़िया से। फोर्ट ग्लास्टर ये पड़ता है कोलकाता में। 1818 ईस्वी में ही फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का प्रथम मिल बना था, स्थापित हुआ था। लेकिन परिणाम क्या रहा? ये विफल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। पूछेगा आधुनिक ढंग का प्रथम मिल, तो ऑप्शन में अगर फोर्ट ग्लास्टर है तो फोर्ट ग्लास्टर मानना, नहीं है तब बम्बई में जाएंगे। क्लियर है ना? अगर फोर्ट ग्लास्टर ऑप्शन में तो फोर्ट ग्लास्टर, नहीं रहेगा तो बम्बई को मानना। ठीक है? माने असफल रहा लेकिन प्रयास तो रहा ना। अब सफलता सफल में बम्बई में 1954 में स्थापना करता कवासजी डाबर। कवासजी डाबर ने बम्बई में पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कपड़ा का कारखाना खोले थे। कवासजी डाबर उद्योगपति थे। उन्होंने बम्बई में भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कपड़ा कारखाना की क्या स्थापना। आगे क्षेत्र के आधार पर नामांकन आप देखिए। भारत का सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में है, कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह कोयम्बटूर कानपुर में प्रसिद्ध है। बोस्टन कहाँ है? कहाँ की राजधानी बोस्टन है? या बोस्टन है कहाँ? किस देश? बोस्टन कहाँ पे? कोई नहीं बताएगा कल खोज के। बोस्टन बोस्टन बंदरगाह भी है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। देखो कहाँ है बोस्टन। सूती मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में है कि? सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान गुजरात। हाँ गुजरात प्रथम, दूसरा गुजरात। अब भारतीय अर्थव्यवस्था ये समझो, नहीं समझो तो गए हो। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान किसका है? कृषि उद्योग का है। सबसे बड़ा कौन सा उद्योग है भारतीय अर्थव्यवस्था में? दूसरा कपड़ा उद्योग, तीसरा रेल उद्योग। भारत में सबसे बड़ा कौन है? कृषि आधारित उद्योग। ठीक है? अब लेकिन पूछेगा संगठित क्षेत्रों में सबसे बड़ा उद्योग कौन है? संगठित मतलब होता है सरकारी। संगठित मतलब तो सरकारी क्षेत्रों में सबसे बड़ा उद्योग कौन होगा? रेलवे प्रथम स्थान। और संगठित क्षेत्रों का मतलब होता है, संगठित क्षेत्र का मतलब होता है निजी। तो निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ा दूसरा कपड़ा। हो गया क्लियर यहाँ पे? और संगठित और असंगठित दोनों को मिला दीजिएगा तो कृषि पहला पे है, उद्योग दूसरा पे है, ये है। रेलवे तीसरा में चल जाएगा। लेकिन जब संगठित और संगठित बांट के पढ़ेंगे तो संगठित यानी सरकारी क्षेत्रों में सबसे बड़ा रेलवे और संगठित क्षेत्रों में सबसे बड़ा कृषि, दूसरा उद्योग। ठीक है? रोजगार सृजन में, रोजगार सृजन में रोजगार सबसे अधिक उपलब्ध कौन कराता है? प्रथम, दूसरा, तीसरा रेल। लेकिन संगठित और संगठित अगर बात दें तो संगठित क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्रों में सबसे रोजगार कौन देता है? और असंगठित क्षेत्रों में दूसरा कपड़ा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? चलो अब कपड़ा उद्योग बनाम वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? कृषि या कपड़ा? कृषि है, कपड़ा है। शुरू प्राचीन काल से कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग जिसको बोलते हैं। यह देश के सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। संगठित एवं व्यापक, यहाँ संगठित क्षेत्र मत समझना, यहाँ संगठित का मतलब कृषि से तुलना किया जा रहा है। अगर कृषि और उद्योग को दोनों को मिला दें, दोनों को तुलना करें तो दोनों में संगठित कौन हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। कृषि तो बिखरा हुआ है होने, लेकिन कपड़ा उद्योग निश्चित है कि कपड़ा बन रहा है। अब कृषि अगर मानसून नहीं आया तो संगठित नहीं हुआ। यहाँ संगठित का अर्थ मत समझना ये सरकारी से। यहाँ संगठित का मतलब होता है एकजुटता या व्यापक स्तर पर रोजगार देना, समय
लगातार रोजगार देते रहना, उपलब्ध कराना, यहाँ ये हुआ। औद्योगिक उत्पादन में कपड़ा उद्योग का कितना योगदान? औद्योगिक भारत में जितना औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें कपड़ा उद्योग का कितना परसेंट योगदान है? 14%। सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न तत्वों का योगदान होता है, उसमें कपड़ा का कितना योगदान है? 4%। देश के निर्यात में बहुत सामान यहाँ से जाता है, उसमें कपड़ा उद्योग यानी कपड़ा का कितना परसेंट निर्यात होता है? 11%। सूती वस्त्र के उत्पादन एवं निर्यात में पूरी दुनिया में प्रथम स्थान, दूसरा स्थान उत्पादन और निर्यात दोनों में चीन है प्रथम, और भारत उत्पादन एवं निर्यात दोनों में दूसरा। क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? तो लिखो बॉस्टन यूएसए का, हिला देती हो लेकिन बॉस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन वहाँ की राजधानी है हाँ, हिला देती है एकदम तुम। चलो लिखो कृषि आधारित उद्योग में आते हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग में आते हैं हम लोग तो सोने का रेशा, यहाँ सोने का रेशा जूट का रेशा को सोने का रेशा कहते हैं। विश्व में सोने का रेशा में विश्व में भारत का स्थान कहाँ है? प्रथम है। सोने का रेशा किसे प्राप्त करते हैं? जूट के रेशे को सोने का रेशा कहते हैं, इसमें भारत का स्थान प्रथम है। सिर्रा कोलकाता में पड़ता है। स्थापना 1855 ईस्वी में। भारत का प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? जो सिर्रा कहाँ पड़ता? सिर्रा पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ठीक है, हाँ क्या लिखे हैं? लिसरा कहाँ पड़ता है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। 1855 ईस्वी में भारत में तीसरा हो गया कोलकाता स्थापना 1855 ईस्वी। भारत का प्रथम जूट उद्योग यही बना था, कारखाना। ठीक है, आ गया थे भारतीय जूट निगम स्थापना 1971 में। कार्य जूट का आयात, भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 में हुआ था। इसका कार्य क्या है? जूट का आयात करना, निर्यात करना और आंतरिक बाजार, देश के अंदर जूट का जो बाजार है उसका देखभाल करना। आंतरिक जूट बाजार का मतलब हुआ देश के अंदर जो जूट का बाजार उसका देखभाल कौन करता है? भारतीय जूट निगम। भारत से बाहरी देशों से आयात करना जूट के या भारत से निर्यात करना जूट का, यह काम किसका है? भारतीय जूट निगम का। भारत का विश्व में स्थान दूसरा सबसे बड़ा जूट निर्यातक राष्ट्र है। जूट निर्यातक में दूसरा, और सोने का रेशा या जूट के रेशा में प्रथम ही। ध्यान रखना, कंफ्यूजन। भारत का जूट उत्पादक राज्य प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल। बिहार में जूट उत्पादन जिला सबसे अधिक पूर्णिया, तब कटिहार, तब सहरसा, तब दरभंगा। क्लियर है ना? याद रखना, बिहार में जूट उत्पादन जिला सबसे अधिक जूट बिहार में होता है। कहाँ पे? पूर्णिया में। दूसरा कटिहार, तीसरा सहरसा, चौथा दरभंगा। चलो लिखो चलिए कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत हम चीनी उद्योग देखते हैं, तीसरा लास्ट। इसमें उत्तर पश्चिम बिहार में गोपालगंज में पहला 1840 ईस्वी में भारत में पहला चीनी मिल कहाँ बना था? चीनी कारखाना। यहाँ कारखाना शब्द लगा दिए। प्रथम कारखाना गोपालगंज, प्रथम चीनी मिल। तब दोनों में ये अंतर करना, कारखाना प्रथम पूछेगा क्या मारोगे, और चीनी मिल पूछेगा कहाँ मारोगे? मढ़ौरा सारण बिहार में। ठीक है, सारण जिला जिसको छपरा का तो ये है। तो गोपालगंज में जो स्थापित हुआ था प्रथम चीनी कारखाना वो है 1840 में डच स्थापित किया था। डच यूरोपीय कंपनी था डच, वो स्थापित किया था, लेकिन ये सफल रहा। मढ़ौरा सारण में 1903 में स्थापित हुआ। स्थापना करता इसका अंग्रेज, जिसको ब्रिटिश कहते हैं, यह स्थापित किया था। भारत का प्रथम सफल चीनी मिल यही है जो बिहार में ही हुआ। अब आगे गन्ना उत्पादन रहा। अब रोहिकल में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा
कर्नाटक। चीनी उत्पादन में आओ, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। प्रथम महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। बिहार में गन्ना उत्पादक जिला अवरोही क्रम में। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ये अवरोही क्रम में। आर्थिक समीक्षा हम पढ़ाएं, उसमें देख लेना। अगर ये क्रम गलत होगा तो उसमें आप लोग शुद्ध कर लेंगे क्रेडिट में देख के। ऐसे हमने कोशिश किया, लेकिन आप लोग देख लेंगे। चीनी मिल कहाँ कहाँ बिहार में? सुगौली, मंझोलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, डालमिया नगर और हसनपुर, ये सब बिहार में चीनी मिल है। क्लियर है? चलिए लिखिए। चलिए हम लोग आते हैं वन आधारित उद्योग में। पहला कागज उद्योग या दिया सलाई उद्योग, ला उद्योग वन आधारित उद्योग है, ध्यान रखना है। कागज उद्योग में 1879 ईस्वी में लखनऊ में भारत का प्रथम सफल कागज कारखाना स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही, अंग्रेजों का ही शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज या ब्रिटिश सब एक ही बात है, इसमें फंसना नहीं है। 1879 ईस्वी में लखनऊ में भारत का प्रथम सफल कागज कारखाना स्थापित हुआ था, लखनऊ में। नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता। अखबारी कागज का स्थापना। अखबारी कागज जो पेपर पढ़ते हो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सब जो कागज है अखबारी कागज कहते हैं। इसका कारखाना कहाँ है? नेपानगर मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। नोट छापना 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो है उसको नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद। नोट मतलब समझती हो ना क्या है? नोट ही नोट नहीं, पैसा कागज वाला। हाँ, होशंगाबाद। भाव समझो, भाव। ठीक है, होशंगाबाद हम बोल रहे हैं। होशंगाबाद कहाँ बोले? चलो, बिहार में कागज उद्योग कहाँ है? पटना, बरौनी, समस्तीपुर। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई देखे हो? मचिसबा दिया सलाई बोलते हैं। ठीक है। 1921 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? अहमदाबाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। बाद में प्रथम दिया सलाई कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? अहमदाबाद 1921 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। दिया सलाई उद्योग का सर्वाधिक विकास किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु प्रथम। लाह उद्योग, लाह चूड़ी लाठी हुई ना? हाँ, मास्टर तुम लोग तो जानती ही हो। लाह उद्योग में विश्व में भारत का क्या स्थिति है? तो भारत लाह उत्पादन का अग्रणी देश है, मतलब सबसे अधिक। लाह निर्यात में विश्व में भारत का कम स्थान? प्रथम स्थान। लाह उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है सबसे अधिक भारत में? झारखंड। लाह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक है। लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नारकुम, रांची लाह अनुसंधान केंद्र है। चलिए लिखिए इसको। चलिए हम वन आधारित उद्योग में रेशम उद्योग, याद रखना है एकदम पीटी में। रेशम उद्योग वन आधारित उद्योग है, ना कि कृषि उद्योग। क्लियर है ना? रेशम उद्योग कैसा उद्योग है? वन आधारित या कृषि? वन आधारित उद्योग है, कृषि नहीं मानना, गलती से भी नहीं। वन आधारित उद्योग है रेशम उद्योग। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का क्या है? एकाधिकार है। अगर विश्व में 100% रेशम का उत्पादन होता है तो 75% एग्जाम्पल स्वरूप भारत ही करता है, बाकी पूरी दुनिया करता है। क्लियर हो गया? एकाधिकार का मतलब ये होता है। हाँ, अरे तुमको समझाना, यहाँ से मधुबनी पैदल जाना। एकाधिकार का मतलब होता है कि कोई जरूरी नहीं कि प्रथम स्थान, ठीक है, मतलब उसका अधिकार है। क्योंकि पूरे विश्व में प्राचीन काल से ही रेशम की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? भारत से ही। इसका एकाधिकार है ना, जो जन्म दिया वही उसका ही अधिकार होगा। एकाधिकार मतलब आगे। इसलिए यहाँ से समझाना, यहाँ से मधुबनी पैदल जाना बात बराबर। रेशम उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में, रेशम उत्पादक राज्य में अवरोही क्रम में सबसे अधिक कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु। शाहतूती
यानी मलबरी जिसको बोलते हैं। रेशम का एक किस्म है शहतूती या मलबरी। शहतूती को मलबरी कहते हैं या मलबरी को शहतूती। रेशम का किस्म है। इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? यानी शहतूती या मलबरी रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? किस राज्य में? कर्नाटक में। रेशम उत्पादन में विश्व में स्थिति प्रथम स्थान, दूसरा स्थान भारत। गैर शहतूती रेशम उत्पादक यानी रेशम बनता है एक शहतूती से एक गैर शहतूती से। तो गैर शहतूती में प्रथम स्थान किसका है? अब बिहार यहाँ क्या है? दूसरा स्थान पे। गैर शहतूती रेशम में बिहार दूसरा स्थान पे है, ध्यान रखना। शहतूती रेशम में नहीं, गैर शहतूती रेशम में, ठीक है। बिहार दूसरा स्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। बिहार में तसर रेशम कहाँ होता है? किस जिला में? भागलपुर में। रेशम उद्योग कहाँ है बिहार में? भागलपुर, बांका, बेगूसराय, गया और पटना मुख्य रूप से। तो ये था उद्योग। हमने उद्योग को, और इसको आप रिवीजन करेंगे तभी आपका होगा, नहीं रिवीजन करेंगे तो वो फिर क्या है, यथास्थिति में रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगरबत्ती मत दिखाइएगा, अनुरोध है कि इसको रिवीजन कीजिएगा। जो मुख्य चीज़ें थी, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है जो मुख्य चीज़ें हैं, मैंने वही आपको बताने का प्रयास किया है, लिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अगले क्लास का इंतजार कीजिए। आर्थिक भूगोल में भी हम भारत का क्या चल रहा है? आर्थिक भूगोल। अपना सिलेबस देख लीजिए। आर्थिक भूगोल को हमने क्या क्या लिखाया, टिक मार लीजिए क्या क्या हो गया, क्या बचा हुआ। तो अगले क्लास का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।